Very good morning, students. Today we're going to start with a new lesson, that is money and credit. Credit को आप loan भी कह सकते हो. So it is a topic of economic. So let's start with the chapter. So सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाटर सिस्टम. वाटर सिस्टम क्या है? वाटर सिस्टम गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट यूजिंग ऑफ मनी, विदाउट यूज ऑफ मनी. तो पैसे का बिल्कुल लेन देन नहीं होगा, बट एक्सचेंज क्या होंगी? गुड्स होंगी. और इसमें कैसे होगी गुड्स एक्सचेंज? इसमें चाहिए डबल को इंसिडेंट ऑफ वांट. अगर मैं किसी को कोई सामान दे रहा हूँ, मान लो मेरे पास गेहूँ है और मैं नेक्स्ट पर्सन को दे रहा हूँ, बट मुझे तब ही वो चीज़ अपनी दे सकता हूँ कि अगर मुझे उसका सामान भी लेना होगा. मतलब इसके लिए डबल को इंसिडेंट ऑफ वांट है. मान लो मुझे शूज़ चाहिए और मेरे पास गेहूँ है, और मैं क्या चाहता हूँ कि मैं गेहूँ दूंगा और सामने वाले से क्या लूँगा? शूज़ परचेज कर लूँगा या खरीद लूँगा. उसके बदले मैंने क्या दे दिया? गेहूँ दे दिया शूज़ के बदले में. तो इसमें क्या होता है कि दोनों पार्टीज को क्या करना पड़ता है? एग्री होना पड़ता है कि मैं सेल करूंगा और वो बाय करेगा. डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट क्या होती है? इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स बोथ पार्टी हैव टू बी एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज. सो कोइंसिडेंट डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट में क्या है कि गुड्स तभी एक्सचेंज होंगी अगर मैं एग्री करूंगा सेल करने को और बाय करने को नेक्स्ट पर्सन करेगा. ठीक है. तो इन वाटर सिस्टम डबल कोइंसिडेंट वांट इज एसेंशियल फीचर. तो क्या है? वाटर सिस्टम में तब भी होते हैं अगर डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट होगी, नहीं तो वो सिस्टम एप्लीकेबल नहीं हो पाता है और आप डील नहीं कर पाते. जो आपको सामान चाहिए वो आप बाय नहीं कर पाते हो, खरीद नहीं पाते. सो इस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए क्या लेके आए? मीडियम ऑफ एक्सचेंज लेके आए. क्योंकि पहले बार्टर सिस्टम होता था, कमोडिटी एक्सचेंज होती थी, और उसके लिए दोनों के लिए क्या होता था कि उसकी ज़रूरत नेक्स्ट पर्सन अगर पूरा कर रहा है तब भी वो खरीद पाता है या खरीदेगा, नहीं तो नहीं खरीदेगा. तो इसलिए एक और मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक लगता था कि कुछ चाहिए जिसके कारण हमें नेक्स्ट पर्सन का सामान भी ना खरीदना पड़े और हमें उससे हमारी जो नीड्स हैं वो फुलफिल भी हो जाए. इसलिए क्या हुआ? मीडियम ऑफ एक्सचेंज बदल गए. क्या हुआ? अब मनी एक्ट एज ए इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस. तो जो मनी थी, पैसे का इंट्रोडक्शन हो गया, तो क्या हुआ था? वो एक एक्सचेंज प्रोसेस के बीच में एक मीडियम बन गया कि पैसे दोगे वो सामान खरीद लोगे. जरूरी नहीं है कि हम उसको अपना सामान दें, बट हमने कॉइन, गोल्ड कॉइन होगा, सिल्वर कॉइन होगा, वो देते थे और उसके बदले में उससे सामान खरीद लेते थे. अब इसमें क्या होता था? करेंसी होगी, बैंक्स वगैरह हो, चेक हो गए, ये क्या है? ये मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ एक्सचेंज है. ये आज के मॉडर्न है. ये करेंसी वगैरह जो है, पहले तो कॉइन्स वगैरह चले थे, बट जब करेंसी होगी, बैंक्स वगैरह आ गए, डिपॉजिट्स इन बैंक्स होगी, डिमांड डिपॉजिट्स हो गए या चेक वगैरह हो गए, ये आ गए हमारे मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ एक्सचेंज. तो सबसे पहले मनी एक्ट एज ए इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस. मनी क्या होती है? मिडिल पाथ करती है, कनेक्ट करती है एक दूसरे को. करेंसी क्या है? करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. हर देश की अपनी करेंसी होती है. जैसे हमारी इंडिया की रुपीज़ है, तो ये क्या करती है? ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज का रोल प्ले करती है. और इसको ऑथराइज किसने किया है? इसको ऑथराइज गवर्नमेंट ने किया है. और साथ ही साथ हमारे जो बैंक्स होते हैं, जहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास जो भी एक्स्ट्रा कैश होता है, हम क्या करते हैं? बैंक अकाउंट खोलते हैं अपने नाम पे और वहाँ पे जाके अपना कैश क्या कर देते हैं? डिपॉजिट करते हैं, जमा करवा देते हैं. राइट. इट इज़ आल्सो ए मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ एक्सचेंज. The deposits in the banks can be withdrawn on demand. These deposits are called demand deposit. जब भी हमें क्या करना होता है कि जब भी हमें ज़रूरत होती है पैसे की, तो हम क्या करना चाहते हैं? ऑन डिमांड उसको विड्रॉ करना चाहते हैं. तो ऐसे डिपॉजिट जब हम करते हैं, डिपॉजिट को करते हैं डिमांड डिपॉजिट, उसको कहते हैं. These deposits are called demand deposit. A check is a paper instructing the bank to pay specific amount from person account to the person in whose name the check has been made. चेक क्या है? चेक एक पेपर है और वो बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है कि जितनी अमाउंट उस चेक पे ऊपर लिखी होगी वो क्या करेंगे बैंक वाले, उसके जिसके नाम पे चेक होगा उसके अकाउंट में वो पैसे डालेंगे. और जिसकी चेक का नंबर होगा, जिस चेक बुक से वो कटा होगा, उसका अकाउंट नंबर भी होता है,
उसके अकाउंट से वो पैसे डिडक्ट करते हैं और जिसके चेक के ऊपर नाम होगा उसके अकाउंट में वो क्या कर देते हैं, पैसे डिपॉजिट कर देते हैं। ऑल दीज आर द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ एक्सचेंज। एक्चुअली ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही है, बट जब करेंसी की बात करते हैं, बैंक में डिपॉजिट करवाना, जब बैंक होते हैं हमारे, डिमांड डिपॉजिट हो गए, चेक वगैरह हो गए, ऑल दीज आर द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम को हमने जब मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी को किया और मनी में भी हमारी इंप्रूवमेंट हुई, इसके कारण ही हमारे करेंसी, बैंक्स, डिमांड डिपॉजिट और चेक वगैरह आए हैं। So students, I'm here Ram Singh and I'm here because I do what you want to learn, so let's learn it. So next one is the loan activities of banks, जिसको आप क्रेडिट एक्टिविटीज भी कह सकते हो। जो हमारे बैंक होते हैं बेसिकली वो उनका क्या काम होता है, वो पैसे तो जमा करते ही हैं, वो साथ ही साथ पैसे देते भी हैं, उधार पे भी पैसे देते हैं, ठीक है। ये एक फॉर्मल सेक्टर होता है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, फॉर्मल इनफॉर्मल के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पहला नंबर, जो इंडिया में बैंक है आज के दौर पे क्या करते हैं, वो होल्ड करते हैं कितना कैश डिपॉजिट में, 15%। 15% को हम, जो 15% बैंक्स का जो कैश होता है वो होल्ड करके रखते हैं। ताकि क्यों रखते हैं, ऐसा क्यों प्रोविजन बनाया गया है? रीजन इज दैट दे केप्ट एज ए प्रोविजन टू पे डिपॉजिटर हु माइट कम टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक ऑन एनी गिवन डे। देखो बैंक तो अपना काम करेगा, पूरा स्मूथली चलाने के लिए क्या होता है, देखो कोई अगर 1 लाख रुपए जमा करवा रहा है, क्या पता किसी को 2 लाख की जरूरत भी हो, तो वो क्या जाएगा, अगर बैंक में जाएगा तो बैंक क्या बोलेगा, भाई हमारे पास पैसे नहीं है, हमने आपको कहाँ से पैसे देने हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो क्या होता है कि 15%, 15% जो भी उसकी डेली की एक्टिविटी होती है वहाँ से वो 15% अपना कैश बना के रखता है डेली डे टू डे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। कि जो पैसा जमा करवाता है वो भी तो होता ही और साथ ही साथ निकलवाने के लिए भी आते हैं ना, तो वो एक्सक्यूज़ ना बन जाए, इसलिए वो डिपॉजिटर को पैसा, क्योंकि कोई भी पैसा जिसने जमा करवाया वो वापस भी तो लेने आएगा, तो वो उसको एक्सक्यूज़ ना दे पाए, वो पैसा इतना का इतना % के हिसाब से रख लेते हैं ताकि उनको डे टू डे एक्टिविटी में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और जो भी उनके पास डिपॉजिट आता है, जो पैसे आते हैं बैंक के पास, बैंक क्या करता है, उसका किस तरह इस्तेमाल करता है, बैंक यूज द मेजर पोर्शन ऑफ डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन्स। जो भी उन्होंने लोन्स वगैरह दिए हैं और ज़्यादा लोन्स देने के लिए वो क्या करता है, जो भी उनके पास डिपॉजिट्स आते हैं, जो भी उनके पास पैसे आते हैं, उनसे क्या करते हैं, वो लोन्स को बढ़ाते हैं और लोगों को उधार पे पैसे देते हैं ताकि लोग उधार पे पैसे लें और उसके बदले में उनका जो इंटरेस्ट वगैरह आते हैं, इसके कारण क्या होती है, बैंक की इनकम जनरेट होती है। और इनकम कैसे जनरेट होती है, अगर इंटरेस्ट रेट आपको दिया जा रहा है वही बैंक अगर लोगों को देगा तो इनकम कैसे जनरेट हुई, इतना तो खर्चा हो जाना है, नहीं। रीजन इज दैट द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रेट इज ए मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बैंक्स। जो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है एज ए कस्टमर वो अलग होता है, और क्रेडिट एक्टिविटी के लिए जो भी लोन जाते हैं उसका इंटरेस्ट रेट अलग होता है। जो डिफरेंस होता है उसके बीच का वो क्या है, मेन सोर्स है इनकम, किसके लिए, बैंक के लिए। बैंक तभी पैसे कमाता है और उसी पोर्शन को क्या करते हैं, यूटिलाइज करता है और जगह के लिए भी। सो नेक्स्ट टॉपिक इज द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट का क्या मतलब है, यहाँ पे देखो कोई भी उधार, कोई भी लोन जब जाता है उसके लिए एक एग्रीमेंट होता है, तो उस एग्रीमेंट के लिए कुछ स्पेसिफिक होता है, वो टर्म्स कहलाती हैं कि क्या टर्म्स पे हम दे रहे हैं किसी को क्रेडिट या लोन। तो इसके लिए क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। सबसे पहला इंटरेस्ट रेट, फिक्स एक इंटरेस्ट रेट बता दिया जाता है कि देखो ये इंटरेस्ट रेट पे हम आपको क्या दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं। उसके बाद होता है कोलेट्रल वगैरह, इसमें आता है सिक्योरिटी, क्योंकि आपको लोन दिया जा रहा है, आपसे कुछ ना कुछ एज ए सिक्योरिटी अपने पास रखते हैं कि अगर कल को आप लोन ना दे पाओ तो वो उस चीज़ को, उस सामान को बेच के अपनी रिकवरी कर सके ताकि उनको नुकसान ना हो। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, देखो कोई भी अगर इंटरेस्ट रेट और आपसे सिक्योरिटी ले रहा है तो आपकी आइडेंटिटी वगैरह के लिए भी डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह चाहिए होती है, वो सब भी वो डॉक्यूमेंट, नेसेसरी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या करते हैं, आपसे ले लेते हैं। तो लास्ट वन इज द मोड ऑफ रीपेमेंट, तो वो आपको बता देते हैं कि आपने जो लोन लिया है, जो क्रेडिट लिया है, वो आपको किस तरह वापस पे करना है, ये सारा का सारा आपका बता दिया होता है। ये स्टार्टिंग में जब भी आप लोन जब क्रेडिट लेते हो, इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल होगी नहीं होगी, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी, ये आपको पहले फुलफिल करनी पड़ती है। और मोड ऑफ रीपेमेंट, जो भी आप
जितने पैसे लिए हैं, जो उधार पे लिए हैं, वो आपने कैसे वापस करने हैं, ये आपको पहले ही बता दिया जाता है। द वेरियस टर्म्स ऑफ क्रेडिट इन ए डिफरेंट क्रेडिट अरेंजमेंट, जो क्रेडिट की टर्म्स होती है वो थोड़ी बदल जाती है कि वो आप किस चीज़ के लिए क्रेडिट ले रहे हो। जैसे हाउस लोन हो गया, इसके क्रेडिट, इनकी जो टर्म्स होती है थोड़ी डिफरेंट होती है, चाहे इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होता है। बिजनेस लोन्स होते हैं, उनका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। आप फार्मिंग के लिए किसान जो लेते हैं लोन वगैरह, उसका इंटरेस्ट रेट कम होता है। तो इसलिए इन सब की जो डिफरेंट क्रेडिट होगा उसकी टर्म्स भी क्या होंगी, डिफरेंट होगी। इंटरेस्ट रेट कम ज़्यादा हो सकता है, कहीं पे सिक्योरिटी कोलेटरल चाहिए होगी, कहीं पे नहीं चाहिए होगी। ये सब टर्म्स में वेरीज करना शुरू कर जाता है जिस तरह का क्रेडिट आप लेते हो। सो नेक्स्ट वन इज़ द फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। जो हमारा फॉर्मल सेक्टर है कि उधार जो लिया जाता है, जो लोन्स वगैरह लिए जाते हैं, एक होता है इनफॉर्मल, एक होता है फॉर्मल। हमारा फॉर्मल सेक्टर क्या है? फॉर्मल सेक्टर में आते हैं हमारे बैंक्स आगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज या कोऑपरेटिव बैंक्स आगे। ये सारे के सारे किसके अंडर काम करते हैं? ये रिजर्व बैंक के अंडर काम करते हैं। कैसे रिजर्व बैंक क्या करते हैं? रिजर्व बैंक इनको गाइडलाइंस देता है कि आप ऐसे काम करो, ये आपके रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसके बाहर आप नहीं कर सकते, यही है, इसी के बीच में आपने करना है। इश्यूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। रिजर्व बैंक क्या करते हैं कि इश्यूज करता है, करेंसी नोट्स करता है, किसके बिहाफ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ से। और आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो, वो क्या करता है? मॉनिटर करता है जो बैंक्स को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि पहले ही बताया ना 15% आपको कैश उन्होंने मेंटेन करके रखना है। तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करते हैं? मॉनिटर करते हैं कि जो कैश बैलेंस उन्होंने बनाना है वो उन्होंने एक्चुअल में बना के रखा नहीं रखा है। और साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन। किन से? बैंक से इंफॉर्मेशन लेता है कि क्या जानता है वो कि बैंक ने किसको लोन दिया, क्रेडिट किसको दिया, किस इंटरेस्ट रेट पे दिया। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसके पास आती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आती है। क्योंकि ये फॉर्मल सेक्टर के अंदर आता है तो इसके ऊपर क्या होती है? बैंक्स के ऊपर एक अथॉरिटी होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो क्या करती है? इन सबको मॉनिटर कर रही है कि ताकि कोई गड़बड़ी ना कर सके, जो सही चीज़ है, जो मार्केट में सही में होना चाहिए, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो जाए, किसी को लूटा ना जा सके। इसलिए क्या होती है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, एक अलग से एसोसिएशन है, वो क्या करती है? उसको कंट्रोल करती है ताकि चीज़ें कंट्रोल में रहे। सो नेक्स्ट वन इज़ द इनफॉर्मल सेक्टर लोन। इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स कैसे और कहाँ से मिलते हैं? देखो, इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स आप मनी लेंडर्स, ट्रेडर, एम्प्लॉयर, रिलेटिव एंड फ्रेंड से ले सकते हो। जैसे आपने अपने फ्रेंड से लोन ले लिया, पैसे उधार पे लेना कह सकते हो। लोन्स की जगह इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट कह सकते हो। यहाँ पे आप दोस्तों से, अपने रिलेटिव से क्या करते हो? पैसे उधार पे ले सकते हो। अगर मान लो आपने मनी लेंडर से लोन ले लेते हैं तो क्या होता है? मनी लेंडर का क्या खतरा होता है? एक तो वो क्या करेगा? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, कोई रिकॉर्ड भी नहीं बनाएगा कि आप लीगली बोल सको, बट आपको पता है कि आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। शायद वो आपको हरास भी करे कि आप मेरे पैसे टाइम पे दो, नहीं तो क्या कर दोगे, प्रॉब्लम आ सकती है आपको, राइट। ऐसे सारी सिचुएशन अराइज हो सकती है किसमें? इनफॉर्मल सेक्टर में, क्योंकि देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटी ऑफ लैंडर्स। जो पैसे उधार पे देते हैं उनके ऊपर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है जो उनकी उधार देने की एक्टिविटीज़ पे क्या कर सके? कंट्रोल कर सके, जो देख रेख कर सके। और क्या करते हैं? दे कैन लैंड एट वट एवर इंटरेस्ट दे चूज। तो वो किसी भी इंटरेस्ट रेट पे क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं, और उनकी मर्जी चलती है, आप उस पर कुछ खास बोल नहीं सकते। आपको जिस प्राइस, जिस इंटरेस्ट रेट पे चाहिए होगा, आदर यू कैन टेक इट और लीव इट। देयर इज नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। तो हरास कर सकते हैं, वो अनफेयर मीन्स यूज़ कर सकते हैं, मार्केटाइज भी हो सकती है, वायलेंस भी हो सकता है कि वो अपना पैसा वापस जब मांगेंगे तो वो आपको देना पड़ेगा, नहीं तो कॉन्सिक्वेंसेस आर कैन बी वेरी डेंजरस। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही इनफॉर्मल सेक्टर में एक और आता है आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसमें क्या होता है कि इसमें ज़्यादातर वुमेन्स वगैरह जो गांव वगैरह में, विलेजेस वगैरह में होते हैं, यहाँ पे 15 से लेकर 20 मेंबर्स हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो क्या करते हैं कि वो मेंबर्स 25 रुपये से लेकर 100 रुपये तक क्या करते हैं? खुद ही सेव करते हैं। और इनका बेनिफिट क्या होता है? वो सारे के सारे पैसे जब इकट्ठे करते हैं तो फिर क्या करते हैं? मेंबर्स को क्या देते हैं? लोन्स देते हैं।
और वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो मनी लेंडर्स या जो भी आसपास उनके होते हैं, उनसे कम रेट पे वो लोन पे पैसे देते हैं। और उसके साथ ही साथ ये सब क्या करते हैं, ये एक तरह से अपनी मदद खुद ही करते हैं। 50 रुपया 100 रुपये डाल के वो खुद ही पहले कंट्रीब्यूशन करते हैं, फिर पैसा जब इकट्ठा हो जाता है तो फिर मेंबर्स ही लोन उधार पे उनसे लेते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप से, और उसको फिर बाद में रिटर्न भी कर देते हैं। स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैड लर्न इन दिस चैप्टर, सबसे पहला है हमारा वाटर सिस्टम, जिसमें हमारी डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड्स होती है। उसके बाद हमने पढ़ा मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो जिसमें हम मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ एक्सचेंज भी देखे और पढ़े। और उसके बाद आता है हमारे क्रेडिट एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक, जो बैंक की क्रेडिट एक्टिविटीज़ है, किस तरह लोन वगैरह देते हैं। उसके बाद टर्म्स ऑफ क्रेडिट की टर्म्स क्या है, कौन सी उसकी टर्म्स हैं, जैसे हमारा एग्रीमेंट था उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके साथ कोलेटरल वगैरह जो भी होते हैं वो सारा, और डॉक्यूमेंटेशन जो भी नीड्स होती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा फॉर्मल सेक्टर जो है क्रेडिट इन इंडिया, जो भी फॉर्मल सेक्टर जैसे आरबीआई वगैरह थी, बैंक्स वगैरह थे, ये सारे के सारे कैसे काम करते हैं। और साथ ही साथ इनफॉर्मल सेक्टर्स में किस तरह वो काम करता है, और किस तरह की वहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ना होने के कारण वो हेल्पफुल ज़्यादा नहीं होता, और वहाँ पे हरासमेंट बड़ी जल्दी हो जाती है। और साथ ही साथ हमने पढ़ा सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, जो कि थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक इसके साथ अटैचमेंट था। So students, if you have any doubt, you may ask me in the comment section. Drop a comment, and thank you all.